दोस्तों आज की क्लास और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि आज से हम लोग एक न्यू चीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब टेली में ही एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस नए चैप्टर का नाम है वो है हमारा जीएसटी। यानी कि अभी तक हमने इतने दिनों में जो सीखा वो है बेसिक अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमने जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, जिस चीज़ को अभी हमने जो फोकस किया वो हमारी मेन इंपॉर्टेंट थी और उस इंपॉर्टेंट चीज़ का नाम था वो था हमारा बेसिक अकाउंटिंग, जिस पे हम लोग प्रॉपर कंटिन्यू फोकस करते आए कि कौन सी चीज़ कब किस लिए उपयोग आती है। उन सारी चीज़ों को हमने वन बाय वन एक एक करके कंटिन्यू हमने पढ़ा। आज की क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये उन सब लोगों के लिए लेटेस्ट रूल को लेके आया जो कि आज से जीएसटी पढ़ना चाह रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप व्यापारी हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो या आपका पहले से बिजनेस चले आ रहा है तो आपको जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए। मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा। आज की क्लास लंबी हो सकती है, मतलब थ्योरेटिकल लंबी हो सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं तो उसका बेसिक थ्योरी आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक थ्योरी नहीं आएगी तो आपके साथ आगे चल के ये होने वाला है कि अकाउंटिंग में जीएसटी का रोल क्या है, क्यों जीएसटी बना, जीएसटी का प्रभाव किस पे होता है और हमारी जीएसटी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा जीएसटी अकाउंटिंग, मींस कैसे हम टेली के अंदर जीएसटी का बिल बना सकते हैं, जीएसटी का बिल ले सकते हैं। और अगर हमें जीएसटी अकाउंटिंग का बिल अगर लेना है तो बिल कैसे लेंगे और जीएसटी कैसे पता करेंगे, कितना लगता है, किस पे कितना लगता है, जीएसटी का रोल क्या है, जीएसटी कैसे लगाया जाता है। तो ऐसी सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को हम लोग आज शेयर करेंगे। और आज की क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, जो जीएसटी का भूत आपके दिमाग में बैठा था कि जीएसटी कैसे होगा, तो टेली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन टेली 5.0 के अंदर वही जीएसटी के रूल जो सरकार ने बनाए और जो भी सरकार ने इन जीएसटी के रूल में चेंजेस किए, उन सारे रूल को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एकदम जीरो जीएसटी से लेकर लेटेस्ट के रूल्स के साथ में मैं आपको बताने वाला हूं। जितना हो सकेगा मैं अपने सारे एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखते हैं आज की अकाउंटिंग का, शुरुआत करते हैं जीरो से कि क्या जीएसटी होता है। तो सबसे पहले जो जीएसटी होता है उसे बोला गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जी फार होता है गुड्स, एस फार होता है सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर से मतलब हुआ कि सरकार या दुनिया में कोई सा भी बिजनेस हो वो आपका दो प्रकार से, दो भागों में डिवाइड है और इन दो भागों को बोला जाता है वस्तु एवं सेवा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैंने किसी व्यक्ति को टीवी बेचा तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट यानी वस्तु। ओके, जब हमने जो टैक्स कलेक्ट करना था वो कर लिया, अब उसका टीवी खराब हुआ और मैं सुधारने गया और सुधारने के बाद जो मैंने उससे पैसा लिया ये कहलाएगा सर्विस। तो ये दोनों चीजें सरकार ने अलग अलग करी, उसका रूल अलग बनाया, टैक्स के नॉर्म्स अलग है, उसके क्या क्या अंतर है उन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम अभी हमारे पहले चीजों से कि भाई जीएसटी जब आया, कब आया, तो जीएसटी आया हमारा 1 जुलाई 2017 को। ये जीएसटी का रूल या जीएसटी टैक्स को इंडिया में प्रमोट किया गया, पर इसके पहले भी जीएसटी की जगह कोई दूसरा टैक्स यूज किया जा रहा था। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में इसे कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। इसके नाम से साफ होता है कि इस टैक्स को माल एवं सर्विस पर लगाया जाता है। यह देश भर में वस्तु और सेवा की बिक्री पर लगने वाला जीएसटी है। इसकी एक बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी सामान पर इसका रेट पूरे देश में
एक समान होता है। यानी यहां पर सरकार ने टैक्स को ऐसा प्रमोट किया कि पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली को यहां पर बनाया गया। अब ऐसा नहीं है कि पहले टैक्स नहीं लगता था, पहले भी टैक्स लगता था। अब यहां पर थोड़ी सी चीजों को बता दूं। 1 जुलाई 2017 के पहले भी टैक्स लगता था, उस समय भी टैक्स था। उस समय गुड्स के ऊपर यानी कि वस्तु के ऊपर लगता था वेट टैक्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता था उस समय, और वो लगाया जाता था हमारा सर्विस टैक्स। अब यहां पर जो प्रॉब्लम वाली बात थी वो ये बात थी कि इस वेट का पैसा रखती थी हमारी राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, और हमारे सर्विस का पैसा रखती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी ऐसा नहीं है कि वो इसको नहीं देती थी, वो देती थी। अब क्या होती थी, बाद में जब इनका 31 मार्च को कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज ये देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट को देती थी, और स्टेट की कोई गवर्नमेंट कुछ परसेंट सेंट्रल को देती थी। अब होता क्या था कि केंद्र बोलती थी, यानी मान लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं भाई, केंद्र में बैठी हुई मान लीजिए बीजेपी और हमारी स्टेट पे बैठी मान लीजिए राज्य सरकार। अब राज्य बोलता है कि केंद्र मेरे को टाइम पे टैक्स नहीं देता, जो टैक्स का पैसा हुआ, स्टेट बोलती है हमें सेंट्रल नहीं देता, सेंट्रल बोलती है हमें स्टेट नहीं बोलता। ये कई सारे इंटरनल चीजें थी। अब क्या करा, तो गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन निकाला कि क्यों न ऐसा काम किया जाए, क्यों नहीं हम एक ऐसा प्रणाली को लॉन्च करें जिससे इस समस्या का सॉल्यूशन हो जाए। तो फिर क्या करा, तो फिर गवर्नमेंट ने एक ऐसी प्लानिंग करी कि ऐसा काम किया जाए, चलो नया टैक्स बनाते। तो 1 जुलाई 2017 के बाद, यानी वर्तमान में 1 जुलाई 2017 के बाद गवर्नमेंट ने क्या प्रणाली इस्तेमाल करी कि भैया एक ऐसा टैक्स बनाया जाए कि जिस दिन कस्टमर टैक्स देने जाए यानी कंपनी अपना टैक्स पेमेंट करे, दोनों स्टेट को मिल जाए। तो क्या किया जाए कि इन्होंने फिर बनाया जीएसटी। वही आ गई बात गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात क्या हुई कि वही आ गया कि भाई इस जीएसटी के लिए इन्होंने 2 टैक्स प्लान किए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब बात वही आ गई, एस का मतलब क्या हुआ, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या किया जाए, अब ऐसा है कि भैया मैं गया, आप एक एम्प्लॉई या कंपनी गई अपना टैक्स पेमेंट करने। मान लीजिए टैक्स बना किसी कंपनी का 10,000, तो जैसे 10,000 पेमेंट करेगा, कंपनी पेमेंट करेगी ऑटोमेटिकली 5,000 सेंट्रल के हिस्से में और स्टेट में, और 5,000 सेंट्रल के हिस्से में चले जाएगा। अब कैसा झगड़ा होगा, तो अब टाइम पे मिल गया। तो इस प्रणाली को और भी लचीला बनाया गया, बहुत इजी बनाया गया। ये तो मैंने अपने ओपिनियन को आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट किया कि भैया क्या तकलीफ थी तो क्यों बनाया। अब क्या होता है साइड में, सिंपल सी बात है, स्टेट सेंट्रल पे क्लेम नहीं कर सकती कि सेंट्रल स्टेट पे नहीं क्लेम करती। जो कंपनी टैक्स भरने आएगी उसे टाइम पे मिल जाएगा। तो ऐसी टैक्स प्रणाली को तैयार किया गया। पर क्या था, पहले इतने सारे टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्राय, वेट, सेंट्रल सीएसटी, एक्साइज, इंटरटेनमेंट। भाई इतने सारे टैक्स थे, बहुत सारी चीजों को कंफ्यूज करके रखा था। कैसे कंफ्यूज, भाई एक्साइज ड्यूटी लगेगी वो अलग हो गई, कस्टम लगेगा अलग हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा, सरकार ने 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स, मतलब सभी टैक्स को अलग करो और सभी टैक्स का एक ही टैक्स बना दो, वेट टैक्स।
कैसी लचीली प्रणाली बनाई वो अपन आगे देखेंगे। अब कोई बार बार आपको इतने सारे टैक्सेस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं वर्तमान में अगर टैक्स के ऊपर अगर मैं फोकस करूं तो दो ही टैक्स होता है, एक तो जीएसटी, एक टीडीएस और एक टीसीएस। ये चीजें चलती है जिनके बारे में अपन आगे प्रॉपर सिस्टेमेटिक हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसी चीज जो भी मैं और बाद में डिस्कस कर लूं। अब एक कमेंट पढ़ने लग गया था। अब क्या हुआ कि भी इतनी प्रणाली को इजी कैसा बनाया जाए, तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते भाई, एक टैक्स बनाते जीएसटी, कि ये सारी चीजों का व्यक्ति टेंशन मुक्त हो जाए। पहले क्या होता था, व्यापारी बिजनेसमैन परेशान था, एक टाइम हो नहीं फिर टैक्स आ जाए, फिर वो कंप्लीट नहीं हो फिर टैक्स आ जाए। तो भाई ऐसी कंडीशन पे किया क्या जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए बहुत इजी बनाया गया और वो बनाया गया जीएसटी। पर आप लोगों के दिमाग में एक चीज है, सर अभी भी जीएसटी को सस्पेंस में क्यों रखा है? क्योंकि देखो मैं आपको एक एक बारीकियों से नहीं ले जाऊंगा, और डायरेक्ट अगर मैं चाहता तो आपको टेली प्राइम के अंदर जीएसटी लगाना सिखा सकता था। पर डायरेक्ट अगर मैं लगाना सिखाता तो पता है क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं रट्टा मारना। इसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत होती है हाथ गड़ा इंजीनियर, मतलब देख देख के सीख गया। पर क्या होता है बारीकियां, क्योंकि मैं आपको सिखा तो दूंगा, पर क्या होता है जो बारीकियां आपको मैं थ्योरी में बताऊंगा हो सकता है वो प्रैक्टिकल के समय इन्वॉल्व नहीं हो, और प्रैक्टिकल के समय आपके पास इतने क्वेश्चन आ जाते ना कि मुझे संभालना मुश्किल होता। तो मैंने क्या करा, मैंने आपको इजी वे में समझाने के लिए पहले थ्योरी में ले गया। जैसा मैंने टेली जिस दिन पहले दिन चालू किया था मैंने थ्योरी पढ़ाया। कई बार स्टूडेंट अन्य चैनल से मेरे को कंपैरिजन करते, सर उन्होंने तो डायरेक्ट टेली शुरू कर दिया। भाई कर मैं भी सकता था, पर क्यों नहीं करा? क्योंकि मैं जब तक आपको थ्योरिटिकल देखिए थ्योरी होती है आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए, क्योंकि वहां आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल में नहीं ले जाएंगे, और प्रैक्टिकल होता है आपको लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल, मैंने आपको टेली सिखा दिया, अब आपको टेली चलाते आ जाता है। जैसा कि कंपनी में दुकान में एक उसके एम्प्लॉय को चलाते आ जाता, वैसे आप चला लोगे। जब कंप्यूटर चालू करोगे, टेली ओपन करोगे, परचेज सेल का बिल सीख गए। बट आपसे किसी ने पूछा यार इसमें जीएसटी रिपोर्ट बनाओ, ये बनाओ, बोले मैंने तो ये सीखा नहीं, मेरे को तो मेरे बॉस ने इतनी चीज सिखा दी। यही चीज एम्प्लॉय के साथ जब इंटरव्यू में होता है, भाई जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, बोले मुझे नहीं पता, मेरे को तो जीएसटी का बिल बनाते आता है। मुझे वो नहीं सिखाना है, मुझे सिखाना है थ्योरी देन प्रैक्टिकल, जो मैं रेगुलर चल रहा हूं, रेगुलर पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और अभी भी मैं बोल रहा हूं आपको रेगुलर हर एक बारीकियां मैं जीएसटी में बताऊंगा। हो सकता है कि इंडिया का क्या दुनिया का कोई चैनल वाला नहीं बताए, भले टेली कंपनी नहीं बताएगी, पर मैं वो आपको लोगों को बताऊंगा। देखते रहिएगा हर एक बारीकियों को। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये चीज हुई हमारी कंप्लीट। अब बात करते हैं भैया जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया, टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या, जीएसटी कौन कौन सा होता है। तो जीएसटी के 4 पोर्शन मेरे को आपको क्लियर कर देता हूं। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखिएगा कभी कभी आपके टेली प्राइम में यूटी भी आ जाएगा। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य जहां पर केंद्र शासित प्रदेश बोलते, थोड़े से रेट में कुछ नए रूल उनके ऊपर फॉलो होते हैं, या कुछ चीजों में उनको रिलेक्शन है। तो अगर आपके पास यूजी भी लगा हुआ तो टेंशन मत लीजिए, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एक आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये होता है सेसेस, लिखने में अलग होता है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। सेसेस होता है एक प्रकार से, ये लीजिए। अब ये होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये होता है सेंट्रल, पहले पीछे बता भी चुका हूं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 4 चीजों में पूरे जीएसटी को अपन पढ़ डालेंगे। हर चीज को एक एक चीज को अपन रेगुलर पढ़ने वाले हैं।
आगे बढ़ते हैं तो ये जीएसटी के 4 भाग होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। ये जब लेजर बनाओगे ये 4 टैक्स आपको दिखाई देंगे। इन 4 टैक्स के ऊपर आप फोकस करिएगा। कोई भी बारीकी या कोई भी प्रॉब्लम आई इसके ऊपर अपन फोकस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं एक एक चीज को। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एक एक चीज को सीखते जा रहे हैं। मेरी हर एक स्लाइड पे आपके लिए कुछ न कुछ छुपा हुआ है, कुछ न कुछ आपके काम की चीज है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी रेट्स। अब भैया जीएसटी रेट क्या है? सरकार ने जब जीएसटी लाए तो कुछ टैक्स भी बनाए, और टैक्स बनाए तो उसका परसेंटेज भी बनाया कि अगर आपका टैक्स लगेगा तो टैक्स का नाम क्या होगा और उसका परसेंटेज क्या होगा। अब ऐसा नहीं है किसी पे 2 लगा लो, किसी पे 5 लगा लो, किसी पे 11 लगा लो, किसी पे 17 लगा लो, किसी पे 50 लगा लो। भाई ऐसा नहीं है। सरकार ने जिस आइटम के लिए जो बनाया वही लगाना है। दूसरी बात, बाद में गवर्नमेंट चेंज करे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज कि जीएसटी 0% होता है, हम इसे नील रेट भी बोलते हैं। नील रेट यानी कि नील रेट का मतलब हुआ कि टैक्स फ्री वाला आइटम जैसा हो गया। तो ये हो गया मेरा नील रेट। एक आता है हमारे जीएसटी 3%। जीएसटी 3% आ गया। अब ये कैसा होता है भाई? अक्सर इसको गोल्ड पे लगाते लोग, और गोल्ड पे खरीद भी रहे हो। दीपावली आ रही तो भैया ये 3% जीएसटी वाला जो आइटम है ना वो गोल्ड है। तो सरकार ने एक और बनाया जीएसटी 3%, एक होता है जीएसटी 5%, एक होता है जीएसटी 12%, एक होता है जीएसटी 18% और एक होता है जीएसटी 28%। सर आपने सब तो बता दिया, पर ये तो बताए नहीं कौन से परसेंटेज में कौन कौन से आइटम आएंगे। भाई 18% में कौन से आइटम आते हैं, 28 में कौन से आएंगे, ये तो नहीं बताया आपने। सर क्यों नहीं बताया? अभी बताने वाला हूं। जीएसटी का हर बारीकियों को बता रहा हूं। पहले आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बताइए जीएसटी रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि जीएसटी रेट जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। बोले बताइए, तो 0, 3%, 5%, 12%, 18% और 28% ये होते हैं हमारे जीएसटी के रेट्स, जो कि सरकार द्वारा बनाए गए हैं। और अलग अलग चीज़ों के ऊपर कितना कितना लगता है, इन चीज़ों को हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, आगे चल के देखने वाले हैं। तो ये हो गया मेरा जीएसटी रेट। इन जीएसटी रेट को आप समझ लीजिएगा। अभी तो मैंने केवल आप लोगों के लिए इस जीएसटी रेट को लिखा है। इसको हम एक एक चीज को 3% की भी एंट्री हम सीखेंगे, हम 5% की भी सीखेंगे, हम 28, 18 और सभी को पढ़ाऊंगा मैं। यानी मैंने जो एक्सरसाइजें तैयार करी है वो आप लोगों के लिए हर एक टैक्स से रिलेटेड रेडी करी है। हर एक टैक्स से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ऐसी मैंने हर एक चीज के लिए अलग अलग टैक्स रेट तैयार किए हैं जो कि आपको आगे चल के काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं अगली चीज के ऊपर। अब बात करते हैं कि एचएसएन और एसएससी कोड क्या होगा। अब ये मैंने पहली बार आप लोगों के लिए मैंने इस चीज को भी ऐड किया है। क्या होता है, अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा है, मेरे पास अकाउंटेंट भी सीखने आते हैं जबकि वो उनको मैनुअल का भी बहुत नॉलेज होता है। मेरे पास कुछ सीए भी आते हैं जिनको बहुत अच्छा अकाउंटिंग आता है। सीए तो सीए, मैं कहाँ लगता हूं उनके सामने। उनको नियम कानून सब पता है, पर उनको टेली के अंदर की बारीकियां नहीं पता है जो मेरे को पता है। मतलब एक सीए को और मेरे में कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने उस टैक्सेशन की पूरी पढ़ाई करी, पर मैंने भी पढ़ाई करी है टेली की। तो टेली के अंदर की बारीकियां मैं जानता हूं, टैक्सेशन की बारीकियां वो जानते। अगर हम दोनों कंबाइन हो गए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और हम उसी पैटर्न पे बात कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, सरकार ने क्या करा कि भाई दुनिया में 2 चीजें आ रही है, हमारे इंडिया में 2 चीजें, वस्तु भी है और सर्विस भी है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा,
कि यार हम कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति के पास कौन सा प्रोडक्ट स्टॉक करके रखा हुआ है। यानी कि आपने देखा था पहले, दिवाली के पहले कोई आइटम ऐसे होते थे, मान लीजिए किसी कंपनी का टीवी है, उस कंपनी ने अपना वहां से फैक्ट्री से तो माल निकाल दिया। अब फैक्ट्री से माल निकालने के बाद क्या हुआ कि एक जो डिस्ट्रीब्यूटर था इंडिया का, उसने भी अपना माल स्टेट को दे दिया। पर एक स्टेट का ऐसा व्यक्ति था, हर स्टेट के वाले, कि उन्होंने क्या करा, माल को स्टॉक करके रखा। बोले मार्केट में डिमांड बढ़ने दो, डिमांड बढ़ने दो, डिमांड बढ़ने दो, और जब डिमांड बहुत होगी तो अपन अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा के बेचेंगे। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे अक्सर अभी होता है, प्याज में होता है, टमाटर में होता है, कुछ सब्जियों में होता है। पर अब जब इलेक्ट्रॉनिक मान लीजिए एक आइटम है जिसमें काला बाजारी का है, तो सरकार ने क्या करा, एक काम करते हैं, कैसे ट्रेस करोगे, जैसे मोबाइल को IMEI नंबर से ट्रेस करते हैं, मैक एड्रेस से ट्रेस करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, दो चीजें बनाई, एक बनाया HSN कोड और एक बनाया ACC कोड। भाई दो कोड उन्होंने बना लिए। अब उनका कॉन्सेप्ट क्या था, ये मेरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये दो कोड को बनाया और क्या बोला कि एक काम करो, देखो HSN कोड का फुल फॉर्म होता है ह्यूमनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और आगे चल के हम देखेंगे SAC कोड को भी। तो ये कोड बनाया गया और ये 4, 6 और 8 डिजिट में था, यानी कुछ 4 डिजिट, कुछ 6 डिजिट और कुछ 8 डिजिट में बनाया गया। अब उदाहरण के लिए HSN कोड का एक एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए रखा है, राइस। तो राइस जो है उसका HSN कोड 4 डिजिट में है। जैसे टी शर्ट, इसका कोड भी 4 डिजिट में है। पर इन्होंने यहां पर एक बारीक चीज रखी। क्या है HSN कोड का कॉन्सेप्ट, समझना। HSN कोड का उपयोग किसे करना अनिवार्य, कब जरूरी है। देखो आप 1000 रुपए का माल किसी को बेच रहे हो, HSN कोड कंपलसरी नहीं है। 10,000 का बेच रहे हो, कोई जरूरत, HSN कोड आपके बिल में किस समय जरूरी है डालना, वो आपको आना चाहिए। तो यहां चलते हैं, अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ से कम टर्नओवर का है तो आपको 4 अंक का HSN कोड डालना अनिवार्य है। और अगर आपका 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है तो 6 अंकों में HSN कोड डालना अनिवार्य है। मतलब यहां पर समझिए, अगर आपका 4 नंबर से कम है तो आपको कब, 5 करोड़ से कम है तो 4 अंक में, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 अंक में डालना अनिवार्य। देखिए ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि कल परसों महीने भर बाद 1 जनवरी से सरकार नियम बदल दे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने तो ऐसा बताया नहीं। तो HSN कोड का रिलेशन हमारे टर्नओवर से जो सरकार ने अपने नियम के अंदर इन्वॉल्व करके रखा। फिर भी याद रखिएगा, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप ये जरूर बोल सकते कि अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसका HSN कोड 4 डिजिट में होगा, 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसका HSN कोड 6 डिजिट में होगा। तो ये बातें जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। हो सकता है जीवन में यूज नहीं भी करना पड़े, पर ऐसा क्यों सोचोगे, करना है, आपको सीखना है, आपको आना चाहिए। इसलिए इन चीजों को आप मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, तो आना जरूरी है। अगला आता है ACC। देखिए 2 चीज होती है, मैंने पहले भी बोला, गुड्स के लिए HSN कोड और सर्विस के लिए है हमारा सर्विस अकाउंटिंग कोड, लाइक SEC कोड। मतलब गवर्नमेंट ने ACC कोड किसके लिए बनाया, सर्विस के लिए बनाया। तो आपके सामने सर्विस वाला सेक्टर होना चाहिए। सर्विस के लिए कितना आया, तो हर सेवा के लिए 6 अंकों का जो है वो ACC कोड निर्धारित किया गया, 6। और इन कोड में पहले 2 अंक जो हमेशा 99 से स्टार्ट होते हैं, कोड किसी भी सेवा के लिए है। मतलब आगे का जो कोड है वो 99 सबके लिए कंपलसरी है, और बाकी के जो 4 अंक है वो सेवा को दर्शाता है कि भाई आपकी किस कैटेगरी की सर्विस है। यानी कि सर्विस में क्या आ जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, कोचिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन,
ये सभी की सभी जो आ जाते हैं वो सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। याद रखिएगा, ऐसी चीज आपको आना चाहिए। तो सर्विस सेक्टर के लिए जो तैयार किया गया है वो है हमारा, ध्यान से देखिए, अगर आप यानी ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं तो शुरू के 2 डिजिट सबके लिए 99 है। और बाकी का यहां देखिए, आईटी कंपनी के लिए ये आ गया, आवासीय संपत्ति के लिए आ गया, अगर कोई किराए पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे ये आ गया, शिक्षा की सेवाओं के लिए ये आ गया। तो गवर्नमेंट ने ऐसी कंडीशन के लिए कुछ कोड बनाए जो कि मैंने आपको बता दिया। तो गुड्स के लिए जो होता है वो होता है हमारा गुड्स के लिए बनाया गया HSN कोड, और सर्विस के लिए अगर बनाया गया उसको बोलते हैं SEC कोड। ये बातें हो सकता है इंटरव्यू में हो सकता है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है आप किसी टैली की एग्जाम दे रहे हो या कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ ये सब बारीकियाँ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इनके ऊपर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं कि भाई मुझे अपनी कंपनी के लिए क्या लेना है। एक जो है वो GST नंबर अप्लाई करना है, पर GST नंबर अप्लाई करना है तो मुझे उन सब डॉक्यूमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, या आपसे कोई एडवाइस ले तो आपको उन सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि भाई अगर मुझे HSN कोड अप्लाई, अगर GST नंबर अप्लाई करना है तो मेरे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले अगर मेरे को अप्लाई करना है तो मेरे पास जो भी रहेगी वो मेरे लिए पैन कार्ड कंपलसरी है। पहला काम है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आप जाएंगे, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, जो नेक्स्ट में चलते हैं, आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं हमारा शॉप का लाइसेंस होता है, गुमास्ता जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, वो जो नगर निगम आपको परमिशन प्रोवाइड करता है, आपका बिजनेस कितना है, आपके यहाँ कितने एम्प्लॉई जॉब करते हैं, तो वो आपको एक अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है, वो आप अपने ऑनलाइन पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो एक सर्टिफिकेट होता है। जिस अगला होता है आपके आइडेंटिटी, आपके प्रूफ के लिए प्रमोटर या फिर आपका डायरेक्टर के फोटोग्राफ, यानी अगर मैं मेरी कंपनी के लिए अप्लाई करूँगा तो मेरी फ़ोटो, प्रोपाइटर्स की जो भी मालिक है उसकी फ़ोटो देना है, क्योंकि जब उसका सर्टिफिकेट निकलता है तो उसके पास उसके कॉर्नर पे वो फ़ोटो भी मेंशन रहेगी। अगली बात है एड्रेस प्रूफ। भाई आपका प्रूफ क्या है, जहाँ पर आप लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, यहाँ पर आपको टेलीफोन का बिल आता हो, वो आपके लिए एक प्रूफ का काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रेस प्रूफ। फिर आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होना चाहिए कि आपका बैंक का स्टेटमेंट, जिस बैंक में आपका ट्रांजैक्शन चल रहा है तो उस बैंक की एक चेक बुक आती है, कैंसल चेक आता है। कैंसल चेक का मीनिंग होता है आपका चेक रहेगा उसके ऊपर क्रॉस का साइन आपको लगा के देना है, हम उसे बोलते हैं कैंसल चेक। याद रखिएगा, ये वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए और इसके साथ एक लेटर ऑथोराइजेशन होना चाहिए सिग्नेचरी का, जो कि कोई नियम कानून के अंतर्गत। तो ये तो आप लोगों के पास सारी चीज़ें होती है, और यही अगर आपके पास चीज़ें हो गई तो आपका सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। और भी किसी का कुछ जो कमेंट आया था उसको रीड कर रहे थे। तो अब हमारे सामने क्या आया, हमने अगर GST नंबर के लिए अप्लाई करना है तो एटलीस्ट हमारे पास हमने जिन चीज़ों को देखा वो हमारी चीज़ें इतनी होना चाहिए। यानी अगर कोई पूछे यार मुझे GST नंबर चाहिए तो आप आसानी से आराम से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपको GST नंबर लेना है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आपके सामने आ गया। और जब आपको GST नंबर मिलता है तो कैसे पहचानेंगे कि GST नंबर में ये जो सीरीज लिखी है ये कैसी है, किसके लिए है। तो मैं आपको यहां पर जैसे मैं बता देता हूं, मान लीजिए
मैं एमपी से हूं, तो मैंने लिखा 23। जैसा ये कोड है स्टेट का कोड है, तो वैसे एमपी का कोड है 23। अब इसके बाद अब ये जो आता है वो स्टेट को एक्सप्लेन करता है। ये जो है यहां पर हम जाएंगे, तो ये जो आता है ये हमारा पैन कार्ड नंबर है, ये कंपनी का पैन कार्ड नंबर है। ये जो है हमारा स्टेट कोड हुआ। ये जो 1 होता है वो इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि इस पैन कार्ड पर नंबर ऑफ जीएसटी कितने लिए गए हैं। यानी कि भाई मेरी किराना का अलग जीएसटी नंबर है, कपड़े का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक का अलग है, कंप्यूटर का अलग है, मैंने 4 जीएसटी नंबर लिए, मगर पैन कार्ड मालिक का एक ही है, तो ये पैन कार्ड नंबर, तो यहां पर 2, 3, 4 ये लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आता है ये जीएसटी एंटिटी, जैसे कि यहां लिखा है स्टेट कोड, ये परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया। यहां पर आया जो कौन सी स्टेट के आइडेंटिटी के लिए आ गया, ये जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया जीएसटी एंटिटी, हमने इसको क्या बोला, जीएसटी एंटिटी। अब ये गवर्नमेंट की कुछ जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए है। तो एक ये देखा चेक सम डिजिट अल्फाबेट स्टार्ट बाय जेड। अब देखिए कुछ चीजें जो गवर्नमेंट ने रखी है, बट ये चीजें कॉमन है, स्टेट, पैन कार्ड नंबर और नंबर ऑफ जीएसटी। अगर मैंने इस पैन कार्ड पे 2 लिया तो 2 लिखा आएगा, अगर 3 जीएसटी नंबर लिए तो 3 आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये बारीक चीजें, काम की चीजें, कभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप यूज में ले सकते। अब आता है टाइप्स ऑफ जीएसटी डीलर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रोज हमें इन्हीं चीजों पे फोकस करना है कि अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में कितने प्रकार के जीएसटी नंबर्स होते हैं। मतलब यहां पर यह आता है कि आप जीएसटी के डीलर कितने होंगे। अभी तक क्या होता था, जिससे आप माल परचेस करते हैं और जिसको आप माल बेचते हैं, तो जिससे आप माल खरीद परचेस करते हैं हम उसे क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं, और हम जिसको माल बेचते हैं उनको डेटर्स बोलते हैं। आज भी वही है। अब आपका कोई भी हो, कितने ही डेटर्स हो या कितने ही क्रेडिटर्स हो, कितने ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं इन 4 चीजों से बिलोंग करते ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं करते। तो पहला होता है जिसे हम रजिस्टर्ड डीलर भी बोलते हैं, और हम चाहें तो इसे रेगुलर डीलर्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा एक होता है अनरजिस्टर्ड डीलर। तो हम यहां पर एक चीज कर सकते हैं, कौन हो सकता है रजिस्टर्ड डीलर, उसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। एक होता है अनरजिस्टर्ड डीलर, जिसे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 40 लाख से 40 लाख से बिलो है, ऐसे लोगों को बोला जाता है अनरजिस्टर्ड डीलर। ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर एबो 40 लाख, ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, उन्हें बोला जाता है रजिस्टर्ड डीलर। ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है, ऐसी को बोला जाता है अनरजिस्टर्ड। कंपोजिशन डीलर का रूल अलग है। ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 75 लाख से लेके 1.5 करोड़ के बीच में, और भी इनके नए नए नियम है जो मैं आगे बताने वाला हूं। और तीसरा होता है कंज्यूमर, आम कस्टमर। ऐसे व्यक्ति को नो रिक्वायर्ड जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप होंगे तो गवर्नमेंट के 2 ही चीज़ों से बिलोंग करोगे, 2 ही लोगों को जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, एक रजिस्टर्ड डीलर को और एक कंपोजिशन को। पर हमें
इन सब चीज़ों को अभी वन बाय वन समझना है। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी के अंदर कितने प्रकार के डीलर होंगे, तो ये आप बता सकते हैं कि जीएसटी के अंदर जो डीलर होते हैं वो बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के डीलर हमारे बिजनेस में होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो 4 प्रकार के, एक रजिस्टर्ड, एक अनरजिस्टर्ड और एक कंज्यूमर, ये जो डीलर होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं। भाई देखो क्या है, मैं एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को वन बाय वन क्लियर करते चल रहा हूं। कौन सी चीज का क्या उपयोग है बताते चलो। मैंने क्या करा, इस पूरी चीज को, इन चारों डीलर को थोड़ा सा थ्योरिटिकल के साथ में आप लोगों के लिए डिजाइन किया, ताकि आपको हर एक बारीकियां, हर एक चीज वन बाय वन समझ में आए। अब सबसे पहले आता है रजिस्टर्ड या रेगुलर डीलर। इसके लिए बताएगा, ये वो व्यापारी होते जो सामान्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं के लिए काम करते हैं। इनके लिए सरकार ने GSTR 1, GSTR 3 जो रिपोर्ट होती है, इनको बोला जाता है जीएसटी जो रिपोर्ट सरकार को देना है वो कौन कौन सी देना है, GSTR 1, GSTR 3 भी। यानी अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो तो गवर्नमेंट को जो फाइनली जो रिपोर्ट देना पड़ती है उस रिपोर्ट का नाम है GSTR 1, GSTR 3 भी। टेंशन न ले, इनके बारे में मैं आगे आपको सब बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। अभी आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड डीलर है जिसका टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज्यादा है, अगर आपका बिजनेस वस्तु का है, अगर आपका बिजनेस सेवाओं का है, सर्विस टैक्स का, तो 20 लाख। यानी यहां पर क्या बताया गया, यहां जो बारीक बात यह है कि अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। कब? जब आप वस्तु के दायरे में आते हो। और अगर आप सेवा के क्षेत्र में आओगे और अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना है। तो आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि सर अगर ऐसा है, अगर मेरा टर्नओवर 1 लाख का है तो फिर तो मैं जीएसटी नंबर ले नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने बोला है कि आपका टर्नओवर 50,000 का है, अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हो तो कोई मना नहीं है। परंतु आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा और नहीं लिया तो यह अवैधानिक माना जाता है। यानी कम वाला भी चाहे तो जीएसटी नंबर ले सकता है, पर ज्यादा वाला नहीं लेगा तो फिर आप पे गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है। अगला दूसरा होता है कंपोजिशन स्कीम डीलर। अब कंपोजिशन डीलर के लिए सरकार ने क्या करा, यह छोटे व्यापारी और सेवा प्रदाता के लिए बनाई गई एक व्यवस्था का नाम है। तो क्या व्यवस्था है कि ऐसे के लिए सरकार ने 1% और 6% के लिए कुछ नियम बनाए गए। और ये जो टैक्स भरना है ये 3 महीने की 3 महीने और वास्तविक अगर देखा जाए तो ईयरली रिटर्न सरकार को देना पड़ता है। इनकी इनवाइस नहीं दे सकते अगर हम जीएसटी का बिल अपने कस्टमर को नहीं दे सकते। दूसरा, इस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। मतलब कंपोजिशन के बारे में डीप में हर नियम के साथ हम आगे पढ़ेंगे। परंतु ये जरूर समझ ले कि अगर मैं कंपोजिशन दुकानदार हूं तो खरीदते समय जो है मुझे माल जीएसटी लग के आएगा, मगर बेचते समय मैं अपने कंज्यूमर को ये जो माल जो है वो टैक्स लगा के नहीं बेच सकता। ये है हमारा पहला नियम। और कंपोजिशन में कौन जा सकता है, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ हो या 50 काय के लिए 1.5 करोड़ तक वस्तु के लिए और 50 लाख सेवाओं के लिए। टर्नओवर का मतलब होता है पूरे साल भर का सेल्स। मान लीजिए मैंने 50 लाख का माल परचेस किया और उस माल को मैंने मार्केट में 90 लाख में बेचा और कोई व्यक्ति मेरे से पूछता है कि सर आपकी कंपनी का टर्नओवर कितने का है, तो मैं बताऊंगा अपनी कंपनी का टर्नओवर 90 लाख का, क्योंकि वो मेरा
टोटल सेल्स है। अब कंज्यूमर के लिए क्या नियम बना दिया गया, कंज्यूमर को देखो, उपभोक्ता को जब भी कोई सामान या सेवा दी जाती है तो उसे जीएसटी के बिल का भुगतान करना पड़ता है। यानी कि जीएसटी के बिल का प्रभाव, यानी कभी भी आप किसी कंज्यूमर को माल बेच रहे हो, भले ही मैंने किसी से माल परचेस किया और किसी को बेचा, तो और उस दुकानदार जिसको बेचा उसने भी अपने कंज्यूमर को बेचा, तो याद रखिए जीएसटी का प्रभाव या जीएसटी का प्रभाव यानी जीएसटी जो टैक्स भरेगा वो उसका लास्ट व्यक्ति के ऊपर प्रभाव गिरता है। यानी अगर 100 रुपये का माल अगर कंज्यूमर को 200 रुपये में गया तो जीएसटी का आखिरी पर्सन वही होता है जो टैक्स को पेमेंट करेगा। तो वस्तु और सेवा के लिए सरकार ने 0, 5, 12, 28 3 प्रकार से जीएसटी बनाया और यहां लिखा है जीएसटी का अंतिम एंड द कंज्यूमर पर लागू होता है, जिसका मतलब है उत्पाद का अंतिम खरीदार को ही चुकाना पड़ता है। यानी कि जो गुटखा खाएगा वो टैक्स भरेगा, जो माल खाएगा वो टैक्स बनेगा, जो टीवी देखेगा वो टैक्स भरेगा। बस बाकी के जो लोग होते हैं उन्हें अकाउंट की भाषा में बोला जाता है ट्रेडर्स। ट्रेडर वो होता है जो कि माल की ट्रेडिंग करता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, उसे कहा जाता है ट्रेडर। याद रखिएगा, इतनी अच्छी तरीके से इतनी बारीकियों के साथ मैंने पूरा की पूरा प्रैक्टिकल तैयार किया है, पीपीटी तैयार किया है। इतना पढ़ने के बाद आपको मैं नहीं समझता हूं को आपको टैक्स के बारे में कोई ज़्यादा चीज़ें करना है। 4 कैटेगरी बनाई, एक रजिस्टर्ड होता है, एक अनरजिस्टर्ड होता है, एक कंज्यूमर होता है। तो मैंने उन्हीं चारों को, एक होता है लास्ट होता है जिसे हम लोग अनरजिस्टर्ड डीलर बोलते हैं। तो अनरजिस्टर्ड डीलर वो होता है जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम है और ऐसी कंपनियां जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती है पर सरकार को टैक्स जरूर भरती है, ऐसी कंपनियां अनरजिस्टर्ड डीलर की कैटेगरी में आती है। और कोई भी दुकानदार, इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है परंतु इन्हें सरकार को टैक्स भरना पड़ता है। लिखा हुआ है कि जीएसटी नंबर नहीं होता है, ऐसे व्यापारी को जीएसटी नंबर नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ इन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी नहीं मिलता है, इन्हें खरीदे गए चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट भी नहीं मिलता है, जीएसटी रिटर्न नहीं भरना पड़ता है। मतलब फिर आप सोच रहे सर ऐसा तो कोई भी बन जाएगा, पर ऐसे लोगों के लिए जीएसटी रिटर्न नहीं उसको बेनिफिट मिलेगा तो उसके लिए लॉस होता है। कैसा लॉस होता है बताता हूं। मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, 18% जीएसटी दे के आया। अब मैंने रजिस्टर्ड डीलर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने किसी व्यक्ति को माल बेच दिया, उससे टैक्स कलेक्ट कर लिया। अब मैंने तो 18% का जो टैक्स भर के आया, अब अगर मान लीजिए मेरा टैक्स 18 की जगह 20,000 हुआ तो मुझे क्या होगा, मुझे 2,000 रुपया टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि अभी इसके बारे में अपन आगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं थ्योरी पे ही फोकस कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि रजिस्टर्ड डीलर के लिए सरकार ने सेट किया है, क्या सेट किया है याद से ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो आप केला गुड्स सेक्टर वाले के लिए 40। तो अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो तो आपके लिए गवर्नमेंट ने बनाया कि रजिस्टर्ड डीलर अगर हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, कंपलसरी है ये वाला। और अगर आपका टर्नओवर, अगर आप सर्विस सेक्टर में आते हो तो 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। मतलब ये हुआ कि आप 2 कैटेगरी में आओगे। यानी मेरी कोचिंग है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं इस कैटेगरी में आऊंगा। इसमें कौन आता है, डॉक्टर आता है, इंजीनियर आता है, कोचिंग आ जाती है, इसके साथ में ट्रांसपोर्ट आ जाता है, इसके साथ में होटल आ जाती है, इसके साथ में एडवर्टाइजमेंट कंपनी। और जब मैं सर्विस सेक्टर पढ़ाऊंगा ना, जब इनके बारे में और बताने वाला हूं, बहुत डीप में ले जाऊंगा आपको। और गुड्स कैटेगरी में एवरी ट्रेडिंग बिजनेस, वो सब बिजनेस आ जाता है
जो माल को परचेस करते हैं और कुछ अपने मार्जिन के साथ सेल्स करते हैं। और अगर ऐसी कंपनी है 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो फिर तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। और मैक्सिमम अकाउंटिंग जो आप सीखोगे ना वो यही सीखना है। अब आगे चलते हैं। अब किस वस्तु पे कितना लगेगा, अब ध्यान रखिएगा। मुझे जितना कलेक्शन करना था मैंने किया, तो आपका माल 0% कैटेगरी का कौन कौन सा माल हो सकता है ये दिखाया। 0% कैटेगरी में फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट, ब्रेड, बुक्स, एजुकेशनल सर्विस और हेल्थ केयर। यानी कि अगर एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे स्कूल वगैरह के लिए तो 0% जीएसटी में आ जाएगा। 5% जीएसटी में क्या आता है? चाय, कॉफी, एलिजिबल शुगर, स्पाइसेस, इकोनॉमी क्लास, फ्लाइट टिकट, रेलवे ट्रेवल टिकट, फर्टिलाइजर, किसानों के लिए खाद बीज, एलपीजी डोमेस्टिक, और इसके साथ में अगरबत्ती जिसके अंदर इंसेंस मिला होता है, ये सभी की सभी 5% जीएसटी में आते हैं। जैसे ये 0% नील में हम इसको नील टैक्स बोलते हैं, ये आ गया। इसी में आप जाएंगे, ये डायग्राम है, आप गूगल पे जाएंगे आपको वहां भी मिल जाएगा। ये 12% जीएसटी में क्या आता है, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड जैसे फ्रूट जूस, सीविंग मशीन, मेडिसिन इंक्लूडिंग सम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, होटल रूम, और ये 7,500 ऊपर से पर नाइट का अगर है तो ये जो आइटम आ जाते हैं ये सब सर्विस टैक्स में आएंगे, और ये सब आइटम आएंगे वो गुड्स में आएंगे। पर आएंगे कौन से? 12% जीएसटी में इनको इन्वॉल्व किया जाता है, जैसा कंप्यूटर, प्रिंटर आदि। 18% जीएसटी में मोस्ट कॉमन एप्लीकेबल रेट क्या होता है, जैसा बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, सूप्स, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विस और फुटवेयर एंड क्लॉथिंग। 1000 से ऊपर तक का क्लॉथ अगर होगा। साथ में रेस्टोरेंट, नॉन एसी है, पेंट, सीमेंट एंड और भी चीज़ें जो कि इसके अंदर लिखी है। इस तरीके से जाएंगे तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ये तो आप लोगों के लिए मैंने केवल नॉलेज के लिए बना दिया कि सबके लिए 28% जीएसटी में लग्जरी गुड्स, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ठीक है, वहां पर सिलाई मशीन था जो 5% में सिलाई मशीन, तंबाकू, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट, होटल का रूम अगर 7,500-7,000 रुपये पर नाइट से ज़्यादा है तो 28% में आएगा। मूवी का टिकट जिसमें एबो द 100 रुपये से ऊपर का टिकट है तो वो भी 28% में आएगा। ऐसे सरकार ने बहुत सारे रूल बना के रखे हैं, तो आपको इतनी सारी टेंशन में नहीं रहना है। क्यों? अब आप सोच रहे हैं क्यों नहीं रहना है भाई? क्योंकि गवर्नमेंट ने, आप जब जॉब करने जाओगे तो आप इतने सारे बिजनेस में जॉब थोड़ी करोगे। आप जॉब करोगे कोई पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, थोड़े बहुत बिजनेस के लिए करोगे, सभी बिजनेस के लिए थोड़ी करोगे। तो याद रखिएगा, आप ऐसे बिजनेस में जाओगे और याद रखिए स्पेशल जीएसटी रेट्स भी है। गोल्ड के लिए, सिल्वर ज्वेलरी के लिए 3% है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1% है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 5% है। यानी जो आप गाड़ी खरीदते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके ऊपर भी आपको 5% जीएसटी देना पड़ता है। इस तरीके से मैंने कुछ आप लोगों के लिए जीएसटी रेट भी तैयार किए जो कि आपके लिए अलग अलग है। और जब गवर्नमेंट, जब आप पूरी सब कुछ बन जाएगा तो आपके लिए तैयार रहेगी आपकी जीएसटी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का नाम है, एक आता है जीएसटीआर 1 रिपोर्ट, एक आता है जीएसटीआर 2 रिपोर्ट, एक आता है आपका जीएसटीआर 3B रिपोर्ट, और एक आता है जीएसटीआर 4 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन सबमिट करता है? कंपोजिशन डीलर। और ये जो रिपोर्ट है, ये तीनों रिपोर्ट जो है ये सबमिट कौन करता है? रजिस्टर्ड डीलर, या इसे एक नाम और बोला जाता है, दिस इज रेगुलर डीलर। इस तरीके से
ये जो इसके लिए और ये रूल इसके लिए। इस तरीके से ये सब नियम बनाए गए और इन्हीं नियम को अपन लोग आगे चल के करेंगे। आगे चल के कैसे करना है तो मैंने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी की पूरी सभी की सभी सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों के लिए तैयार करा। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको केवल जीएसटी की थ्योरी के अंदर ही बताया। जीएसटी कैसे होता है, जीएसटी का रूल क्या है, जीएसटी कैसे लगाया जाता है, ऐसी सभी चीज़ों को मैंने कोशिश करा कि आपके लिए मैं जीएसटी का एक थ्योरिटिकल सेशन तैयार करूं, जो कि आपको आगे चल के कभी एक्सप्लेन करना पड़े तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस जीएसटी को हम टेली प्राइम के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, जीएसटी कैसे लगाया जाता है और जीएसटी के लिए क्या नॉर्म्स रहेंगे, क्योंकि अगली क्लास के अंदर मैं आपको जीएसटी का ये थ्योरिटिकल नहीं बताने वाला हूँ, मैं जीएसटी का पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम टेली प्राइम के अंदर जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे। जिस रेट में जो भी आइटम होगा वो किस तरीके से आपको आइटम के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, कैसे लगाया जाएगा सीजीएसटी, कैसे लगाया जाएगा एसजीएसटी, कैसे जनरेट होगी आपकी GSTR1 GSTR3B रिपोर्ट, ऐसी सभी बारीकियों के बारे में, सारे नियम के बारे में मैं आपको पूरा के पूरा जीएसटी के ऊपर नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर किस तरीके से जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है, ऐसी सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्लास को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपको आज के पढ़ाए गए सारे की सारी चीज़ों को क्लियर करेगा कि किस तरीके से हमने उस थ्योरी को पढ़ा था और उस थ्योरी को किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाएगा। ऐसी सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। थ्योरी भले ही आपके लिए थोड़ी सी बोर लगती है, पर क्या करें, इस थ्योरी के बगैर आगे प्रैक्टिकल होना संभव नहीं है। तो अगली क्लास के अंदर ज़रूर आइएगा, ज़रूर क्लास कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट क्लास इसी के जस्ट बाद वाली, ताकि आपको किसी को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है तो दिस क्लास, और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना है तो नेक्स्ट क्लास। बस ये 2 क्लास पढ़ लिया, आपका जीएसटी जो आपके दिमाग में डाउट था वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और आप इस चीज़ को, थ्योरी को समझ लीजिएगा, ताकि अगली क्लास आपको अच्छे से समझ में आए।